अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा। मधुबन में तुम आए हमारे, मधुबन में तुम आए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे। धन्य हुआ है भाग हमारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा। ओम शांति। स्मिता बहन, ओम शांति। स्वागत तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। हमारी दूर देश से जो स्मिता बहन हमारे साथ आज अपना अनुभव शेयर करने जो पधारी है, तो ईश्वरीय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और भाई और बहनों, अगर मैं परिचय दूं तो बहुत सुंदर सा परिचय है हमारी स्मिता बहन का। मैसूर सिटी कर्नाटक में जो है, टीपू सुल्तान का शहर कहेंगे, तो मैसूर सिटी में आपका लौकिक रीति से जन्म हुआ और 2005 12 साल की बाल्यावस्था में कहेंगे आपको ये ज्ञान मिला, आप ज्ञान में आए और शीलू बहन के साथ आपने मधुबन में अपनी सेवाएं प्रदान की। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो 2009 से आप दुबई में ज्योति दीदी के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और आपका पूरा ही परिवार जो है वो ज्ञान में है, मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं भी दे रहे हैं। तो आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। आपकी और भी कई विशेषताएं हैं, वो तो हम आपके ही अनुभव के द्वारा उसमें सुनेंगे। तो पुनः पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है और भले आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि शिव स्मृति का लगभग 1.5 साल से चालू हुआ है, तब से लगातार सेवा। और आपका जो YouTube का लाइक्स है और फॉलोवर्स है, बहुत लोग व्यूअर्स है, बहुत लोग है, तो ऐसे ही सेवा बढ़ते रहे और अलग अलग सभी का अनुभव सुनने के लिए भी मौका मिलता है हम सभी को भी। मुझे सबसे पहले आप सभी को थैंक्स, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है आज अनुभव सुनाने के लिए। इस मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके सामने मैं अनुभव शेयर कर सकते। परिचय है, बचपन से ज्ञान में हूँ और 12 साल के बाद ही मैं रेगुलर मुरली के लिए जाती थी सेंटर पे। और उसके पहले मैं तकरीबन 5 years old, मैं 5 साल की थी, तभी अपना जो मेरा लौकिक मामा है वो ज्ञान में चलते थे उस समय ही, तो उन्होंने मेरे को आत्मा का परिचय दिया था। आज भी मुझे याद है, मुझे पक्का किया था तुम कौन है। मैं कहती थी मैं स्मिता हूँ, तो फिर हमेशा कहते स्मिता हूँ, 3-4 बार ही तो बोला स्मिता हूँ स्मिता हूँ। फिर मैं बोलने लगी कि फिर उन्होंने कहा आप स्मिता नहीं हो, आपके अंदर एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा हो, तुम स्मिता नहीं हो। ये शारीरिक परिचय है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल बीइंग है, यू आर सोल। ऐसे परिचय मेरे को एकदम 5 years को कितना समझ होती है, इतना नहीं रहता है। तो फिर मैंने कहा बार बार मैं स्मिता बोल रही हूँ, बार बार वो आत्मा। फिर
मुझे पक्का कराए थे कि मैं आत्मा हूँ। फिर जब भी वो मुझे ये था कि जब भी मूर्ति बाई प्रश्न पूछेंगे मुझे आत्मा ही बोलना है, बाकी कोई भी पूछेंगे तो हाँ मैं स्मिता हूँ। इतना ही लिमिटेड बुद्धि रहती है ना उस समय, इतना बेहद की बुद्धि नहीं रहती है। तो तब मैं एक्चुअली बैकग्राउंड है, हम जॉइंट फैमिली में पले थे और हमारे फादर के ब्रदर और हम सभी, लेकिन उसमें से कोई ज्ञान में नहीं चलते और हम सभी परिवार में तकरीबन मदर के साइड में 18 लोग ज्ञान में चलते हैं, पूरे 18 लोग। और हाँ, और साथ साथ में पूरे यज्ञ में बहुत सेवादारियां है और क्या कहे, कई गुप्त सेवादारी भी है और कोई प्रकट भी है। और अपने परिवार में हम 4 बहनें हैं और चारों के चारों बाबा के समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन की परिचय है कि शिव कुमार भाई, जैसे बताया था, सविता बहन प्यूरिटी ऑफिस में रहती है ब्रिजमोहन भाई के साथ। अभी तो ORC में भाई साहब रहते हैं, तो ORC पांडव भवन दिल्ली ऐसे रहते हैं, 25 साल से समर्पित है। और दूसरा है मेरी सेकेंड सिस्टर संध्या बहन, वो मैसूर में समर्पित रूप से सेवा दे रहे, वो तकरीबन 26 साल से 27 ईयर्स 27 बोल सकते हैं। वो तब से उनका बाल व्यवस्था में से ही उनको ज्ञान मिला था, हम सभी को सेम टाइम में ज्ञान मिला है। तो वो 21 साल में ही समर्पित हो गए, 21-22 साल में ही समर्पित हो गई थी और वो सबसे पहले समर्पित हुए। और साथ साथ में वो मैसूर में विजयनगर सेंटर में वर्तमान समय समर्पित रूप से सेवा दे रही है। और नेक्स्ट है सुधा बहन, अभी भी जुड़े हैं, जो आप देख सकते हैं, वो वीडियो ऑन नहीं है लेकिन जुड़े हैं। सुधा बहन तो ORC में रहती है, तकरीबन 17 ईयर्स से समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। 2003 या 5 से, नॉट 5, उसके पहले से ही समर्पित है। तो सुधा बहन मैं लास्ट हूँ, सबसे लास्ट, और यहाँ पर आना हुआ, दुबई में सेवा करने का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत सौभाग्य समझती हूँ विदेश में सेवा करना और बड़ों के आगे बड़ों के नीचे सेवा करना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और हर किसी की पार्ट अपना अपना है, ऐसे मैं अपना भाग्य समझती हूँ। और बचपन से ही मेरे को बहुत योग और ज्ञान में रुचि थी और सबसे पहले मैं धारणा में चल पड़ी, ज्ञान बाद में समझ में आया। बोलना है तो धारणा में बहुत ही जल्दी समझ आ गई। और मुझे पहले से ही, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मैं कई यज्ञ की ही आत्मा थी, शरीर छोड़ा फिर वापस इसी जन्म में आकर यज्ञ में जुड़ी हूँ। क्योंकि जो धारणा इतनी जल्दी आना वो इजी बात नहीं थी, लेकिन मुझे उस समय बहुत इजी लगा। एक्चुअली स्कूल के टाइम से ही मैं 5th स्टैंडर्ड से रेगुलर मुरली सुनना, योग करना, भट्टी में जाना और ये सभी मुझे बहुत पसंद आती थी। फिर स्कूल एक्सकर्शन में जाते थे तो मैं टिफिन बॉक्स लेकर जाती थी। फिर बोलते थे कि 2-3 दिन के लिए आप कैसे लेकर आना हुआ, तो बोलते हैं कि अब सन्यासी बन गए क्या इतने कम उम्र में। क्योंकि स्कूल जो है कंपल्सरी एक्सकर्शन एजुकेशन ट्रिप होती थी, क्योंकि क्रिश्चियन कॉन्वेंट है, बहुत कुछ नियम है उनका बहुत स्ट्रिक्ट था। तो बोलते थे कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हमारी एक रूल्स है कि हम नहीं खाते हैं बाहर का, तो मेरे फास्टिंग है, ऐसे करके मैं अपना ही खाते थे। तो मेरी फ्रेंड्स जो है स्कूल में सभी मुझे बोलते थे कि आप तो सन्यासी हो सच में। तो फिर मेरे को कुछ अजीब लगता था। फिर मैं जब 10th में आई, 9th to 10th, तभी मेरी
जो सेकंड सिस्टर है जो मैसूर में समर्पित है वो समर्पित हो गई। तो तभी स्कूल में सभी फ्रेंड्स को पता चला, अच्छा इसकी बहन तो समर्पित हो गई यार। तो बोलते थे कि हाँ वो तो है, अच्छा आपको क्या बनना है? मुझे भी ऐसे ही बनना है बोला था। लेकिन मुझे कोई लक्ष्य नहीं था समर्पित होने का, लेकिन मुँह से ऐसे ही निकला था कि मुझे मुझे भी ऐसे बनना है। अच्छा तुम तो सन्यासी हो, तुम ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो और लेकिन सबके साथ मिलजुल के रहना और एक्सकर्शन में जाना, पिकनिक जाना, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर वो सन्यासी का कुछ रूप है, वैराग्य का वृत्ति है। उस समय तो जिस समय जो करना है वो एन्जॉय करती थी लाइफ में। तो ऐसे रेगुलरली मैं 8th स्टैंडर्ड में मुझे मौका मिला कि सबसे पहले बाबा से मिलन मनाने का। मैं 1993 में, तो 1993 में सबसे पहले 7th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड गए, तभी छुट्टी के दिन में मैं बाबा से मिलने के लिए गई। तो बाबा से मिलन मनाए, बहुत ही जिगरी प्यार था बाबा के ऊपर। कब मैं मधुबन जाऊँ, कब मधुबन जाऊँ। फिर उसके पहले एक छोटा-सा कहानी है कि रोज़ मैं बचपन में जब मुरली तो नहीं सुनती थी, मेरी बहन रोज़ मुरली सुनती थी और रोज़ मुझे रात को कम से कम 10-15 पॉइंट बताती थी। फिर मैंने कहा, आप तो कहाँ जाते हो मुरली सुनने के लिए? क्योंकि मैं जो ज्ञान प्राप्त किया, वो मदर के साइड में सभी मामाएँ समर्पित है और 3 मामाएँ समर्पित रूप से सेवा दे रहे। समर्पित जैसे 2 मामाएँ हैं और एक लौकिक मामा जो मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में समर्पित है, फार्मेसी इंचार्ज है, बालकृष्ण भाई। तो फिर वो जब उस समय जब बाप-दादा मिलन में गए, तब से वो समर्पित हो गए, वापस नहीं आए घर पे। तो उसके पहले था कि जब भी वो बहन मुरली सुनाती थी, फिर मैं कहती थी कि नानी के घर पे हम जाते थे तभी मुरली सुनना होता था। जब मैसूर में आते थे तब मुझे पता ही नहीं था सेंटर है। मैं समझती थी वो ही एक सेंटर है और कोई सेंटर ही नहीं है। तो फिर ये समझते थे, क्योंकि छोटा बुद्धि रहता है ना, इतना वाइड सोच नहीं है उस समय। तो बोलते थे कि अच्छा आप रोज़ वहाँ जाके सुन के आते हो? तो फिर मेरी बहन बोलती थी हाँ, क्योंकि उस समय क्या समझाएँगे मेरे को, बहुत छोटी थी तो फिर मैं रोज़ सुनती थी वो रोज़ मुरली बताती थी 15 पॉइंट्स तक, फिर मैं सोती थी। फिर उसके बाद जैसे मैं रेगुलर 8th स्टैंडर्ड में बाप-दादा से मिलने गई, 2000 किलोमीटर दूर है, मैसूर टू मधुबन जाने का। हमको 2 दिन 2 रात होता था, फुल ट्रेन में जर्नी करके जाते थे। फर्स्ट टाइम गए लक्ष्मी बहन के साथ गाइड के रूप में, बहन जी लेकर गए। लक्ष्मी बहन पूरे बटालियन हम ही 12 लोग थे परिवार से। हम सभी कज़िन्स जो भी है सभी गए थे साथ-साथ में, परिवार सहित गए। तभी बालू भाई वहाँ पर समर्पित हो गए, वापस नहीं आया। फिर हमको था कि वो अचानक उनका था कि मन में ही उनको था कि मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल में ही रहना है, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड है फार्मेसी है। तो एक मामा भी फार्मेसी और मेरी जो पहले समर्पित हुई, मैं सेकंड सिस्टर, वो भी फार्मासिस्ट है। तो पूरा बैकग्राउंड है फार्मेसी का, तो इसलिए यज्ञ में भी वैसे ही सेवा दे रहे हैं। और मेरा पहले से ही इसमें रुचि है कि मैं सब कुछ सीखूँ, कुछ अलग से सीखूँ। और मुझे 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से ही, क्योंकि 91 में ही हमारे घर में जो मेरी सिस्टर जो फार्मेसी पढ़े तो उनको हमारे लौकिक फादर ने उनको शॉप खोल के दिया था। 91 में सभी बहनें आकर शॉप खोले, इनॉग्रेशन किया, वो भी दिन याद है मुझे, मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मुझे जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिख के देते थे, मैं सबसे पहले पहचान लेती थी। डॉक्टर्स राइटिंग तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी। फिर बहुत बचपन से, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड उस समय से ही
जब मेरी बहन मधुबन गए तब मैं लुक आफ्टर करती थी शॉप को संभालते थे। फिर लगता था अच्छा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इन एक्सप्लोर करने का आदत है। कुछ रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, इसके लिए, किसके लिए है, ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती थी। तो फिर मैं जल्दी सीख गई और नानी के घर पे जब भी हॉलिडे में जाती थी, तो मुझे बहनों का बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। जैसे छोटे-छोटेपन में ही हमको बट्टी कैसे है, योग में बिठाते थे, संग गदी के ऊपर योग कराने के लिए बिठाते थे। बड़े बहुत बचपन में ही ये आदत थी और घंटों-घंटों तक योग करते थे। ऐसे लगता था कि हम वो पहले से ही था। हमको ये नहीं पता था ये कुछ बड़ा-सा है, इतना कंसंट्रेशन ले। एक बार बहुत बचपन में मैं एक बट्टी के लिए गई थी मैसूर के नज़दीक एक प्लेस है, वहाँ पर बीच नल्ली करके है। वहाँ पर योगप्पा बाई आज ओआरसी में रहते हैं। वो मैसूर के बाई है, वो सीनियर ब्रदर है। बहुत अच्छा क्लास कराए थे। अशरीरी स्थिति का अनुभव कराए थे। मैं फर्स्ट टाइम अशरीरी स्थिति का अनुभव उस समय जो किया, वो अनुभव अभी तक वो अनुभव कर नहीं पाए, लेकिन जारी है उसका वो एक झलक बहुत अच्छा अनुभव रहा। उस समय जो ट्री के नीचे बैठ के योग का कमेंट्री दे रहे थे, मैं बस उड़ गई थी। मैं नहीं थी वहाँ पर। फिर मुझे लगता था कि बाबा मेरा डोर खींच लिया है। वो थ्रेड है ना, वो तार जो है बाबा के साथ जुड़ गई थी, वो याद की डोरी खींच लिया था। इतना अच्छा-सा अनुभव मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा ये अनुभव मैं बताती हूँ। और मुझे पहले से ही मुझे क्या होटल है, शादी क्या होती है और फ़िल्म क्या होती है। हालाँकि मैं हार्ट ऑफ द सिटी में रहते थे कि हम घर पे ऐसे मेन हार्ट ऑफ द सिटी में थिएटर सामने है, घर के सामने थिएटर है और एकदम ऑपोज़िट साइड में मंदिर है और फिर बीच में चौल्ट्री है, ये जो मैरिज ये रहता है ना कन्वेंशन सेंटर्स, वहाँ पर मैरिज का हॉल है। तो ये सभी के बीच में हमारा या बचपन का गुज़ारने का हुआ। लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। ना मैं उस थिएटर पे गई फ़िल्म देखने के लिए, ना मैं एक होटल में खाने के लिए गए। हाँ, होटल ज़रूर देखा है। ऐसा नहीं होटल का कोई ये नहीं पता है। कॉलेज के लाइफ में हम खूब एन्जॉय किया सबके साथ रह के। लेकिन जाते थे हमारे नियम प्रमाण। मैं खाना नहीं खाती थी मतलब कुछ नहीं खाती थी, सबको पता है। ना कॉलेज लाइफ में भी ऐसे है और स्कूल में भी तो ऐसे थे। फिर सभी बोलते थे अच्छा ये ब्रह्म कुमारी इसमें जाती है इसलिए नहीं खाती है। कॉलेज में तो पता चल गया था और सबसे ज़्यादा बोलते थे कि बहुत सिंपल है, वैसे बहुत सिंपल और कॉलेज लाइफ से भी मुझे किसी चीज़ की आकर्षित जल्दी नहीं, बहुत सिंपल ड्रेस में जाती थी कॉलेज में भी और मेरी बहनें होते हैं ना, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे और जब भी मैं कुछ फैशन करने जाऊँ, तो बोलते थे, "तुम तो शूद्र कुमारी हो, तुम तो ब्राह्मण कुमारी नहीं हो।" तब से ये पक्का हो गया था इसमें, बुद्धि में पक्का था कि मुझे ये फैशन वगैरह करना ही नहीं है और बाहर की दुनिया को आकर्षित नहीं करनी है और मुझे शो ऑफ नहीं करना है। और बचपन में चॉकलेट खाने को बहुत इच्छा थी, तो चॉकलेट खाती थी क्योंकि शॉप है अपना ही खुद का, डायरी मिल्क खूब खाने का 5 स्टार। तो फिर मेरी बहन ने देखा ये तो चॉकलेट्स खा ही रहे, तो बोला कि ये बाहर का कोई अनजान लोग, अज्ञान लोग जो बनाते उनके हाथ का आप खाते हैं, तुम क्या बनेंगे बताओ? तो तुम तो बनेंगी शूद्र कुमारी पक्का। मैंने कहा कि अच्छा चॉकलेट खाने से भी शूद्र बन जाते हैं? हाँ, तो क्या? तो फिर बोलते थे कि चलो, मैं बाबा को वो भी दान दे दिया। बाबा आज से मैं चॉकलेट नहीं खाऊँगी, मुझे ब्राह्मण बनना है, शूद्र नहीं बननी है। तो तब से मैं चॉकलेट और आइसक्रीम छोड़ दिया था। ये मेरी धारणा पहले से ही है।
बहुत बचपन से, 12 साल की थी तब से है। और अभी तक मैं विदेश में आने के बाद ये चॉकलेट, वो आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल नहीं देखा, ना खाया। यहाँ पर तो खूब मिशन मेड का बनती है, हालाँकि फिर भी मैं नहीं खाती हूँ। दीदी भी बहुत बार इंसिस्ट करते हैं, यहाँ तो बहुत क्लीन एंड टाइडी होती है, तो आप खाओ, ये करो। नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद आती। एक बार बाबा को दान दिया, फिनिश। और बाप-दादा का जब मिलन हुआ, तो बाप-दादा खाली कर्नाटक ग्रुप से मिले थे, ओम शांति भवन में 1993 में। तो बाप-दादा ने कहा कि स्नेह का रिटर्न स्वयं परिवर्तन करना। तो ये बाबा के मुरली का महावाक्य था, एसेंस। तो फिर मैं उसी समय कैच किया और रोज शीलू बहन की अनाउंसमेंट सुनती थी। कितनी अच्छे मधुर आवाज से अनाउंसमेंट करते थे। फिर मैंने कहा कि मुझे ना बनना है तो इनके जैसे बनना है, इनके जैसे आवाज से, इनके जैसा अनाउंसमेंट, क्लियर ज्ञान देना है सभी को, ऐसे था। अब बनना है तो इनके जैसे और इनके साथ ही रहना है। इतनी सूक्ष्म संकल्प वो सिद्ध होती है, मैं कभी नहीं सोचा था। फिर मैंने कहा कि कोई इंटेंशन चॉकलेट आइसक्रीम तो छोड़ ही दिया था, और बाप दादा के मिलन के टाइम पर मुझे बहुत एकदम से आंखों में भर भर के निकल रहे थे, बहुत आंसू, अंदर से भी बहुत प्यार के आंसू, ऐसा नहीं दुख के आंसू। बहुत प्यार से मैं बाबा से मिलन बना रहे थे। बाबा के साथ वो मिलन का घड़ी मैं एक पल भी मिस नहीं करना है। ये था लक्ष्य। फिर पूरा मुरली मुझे बाबा बता रहे, सुना रहे, तो वो पलट गया मेरे जीवन में, क्योंकि परिवर्तन में बहुत जल्दी होने के लिए यही मुझे लिफ्ट दिया। बाप दादा ने वरदान दिया कि स्नेह का रिटर्न स्वयं को परिवर्तन करना। तो परिवर्तन इतनी इजीली होते थे कि कोई कुछ बोला, आपके संस्कार ऐसे है, आज भी मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसे कोई ऐसा नहीं, मेरा पुराने संस्कार भी सामने आती है, हमको परिवर्तन होनी है। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है जीवन में कि मुझे परिवर्तन होना है, सीखना है। तो यही लक्ष्य है अभी भी। और पहले का वो जो वरदान बाप दादा जो मुरली में सुनाए थे, वो वरदान बन गया मेरे लिए। फिर बाप दादा से मिलन, और मेरे पास एक रंगीन कपड़ा था, बाप दादा के मिलन मधुबन लेकर गए थे बचपन में। तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इतने रोए, वो रंगीन कपड़ा मुझे पसंद नहीं है। फिर मेरे सिस्टर्स इंसिस्ट करते थे ये पहनने के लिए। फिर उस समय इतना स्टिचिंग नहीं हो पाए, फिर लेकर गए, बिल्कुल रंगीन कपड़े में इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसी समय मैंने कहा कि बाबा मैं आपके मिलन के लिए आई हूँ, मुझे रंगीन कपड़ा नहीं पहनना है। तो फिर बाबा से मिलके आए। मिलके आने के बाद फिर मैंने कहा ज्ञान सरोवर की जो डूब था वो बना था, और बाकी पहाड़ छोड़ रहे थे, ज्ञान सरोवर नहीं बना था। ज्ञान सरोवर बनने वाले थे, अगले साल तक तैयार हो जाएगा बोला। तो मैं बाबा को कमरे में गई, मैंने बाबा को बोला आप कुछ भी करो, मुझे अगले साल मुझे बुला लेना, क्योंकि मुझे ज्ञान सरोवर में इनॉग्रेशन में आपसे मिलना है और मुझे बुला लेना, ये पक्का मेरा और आपका डील है। तो फिर मैं बाबा को बोल के आई, फिर 9th फिर से कौन भेजेंगे, क्योंकि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उस समय की बात है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एकदम एजुकेशन इतना ही नहीं है स्टडीज, उसमें अदर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी था। हमारी मदर जो है सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, जो है उनका नियम, उनके क्लेanलीनेस, आज भी मुझे वही धारणा पर चलते हैं, वो बहुत काम आती है यहाँ पर भी, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, तो ऐसे हमको यहाँ पर भी और वहां पर भी सेम पालना मिलती है। मुझे हमारे लाइफ में 3 व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे जीवन को पलटाने का। एक 3 जन है, उसमें एक हमारे लौकिक मदर है,
इस मार्ग पर चलने के लिए हमको बहुत उमंग उत्साह दिलाए। और सेकंड व्यक्ति है उसमें अपने लक्ष्मी बहन, जो जो इंचार्ज बहन है मैसूर के, तो सब जोन इंचार्ज बहन है। बहुत प्रेरणा दिया, पुरुषार्थ कराया, आगे बढ़ाया कुमारियों को। तो फिर समर्पित का बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, हमको बहुत फोर्स कर रहे थे, वो है। और तीसरा है अभी जो हमारे ज्योति दीदी। दीदी तो बहुत पालना में नंबर 1, पालना बहुत देते हैं। और एकदम मैं इसलिए मैं बताती हूँ बाबा को, मैं इतने ढीले डाले होंगे तो मुझे ऐसे स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग दिया है। मैं खूब आपके आभारी हूँ, इस जन्म में सही तो मैं इस पूरे जन्म में पूरे आपके आभारी हूँ। मैं कभी कितना थैंक्स बोलूं, कितना थैंक्स बोलूं। एक एक पल पापा को हम थैंक्स बोलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होता है। और लौकिक पढ़ाई तो करते है। वैसे मुझे लक्ष्य था कि मैं इंजीनियरिंग पढूं। पहले डॉक्टर लक्ष्य था, फिर चेंज हो गया, फिर इंजीनियरिंग पढ़ने का था। फिर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, फिर कमाई करेंगे, फिर कमाई करके क्या करना। तो कोई कुछ नहीं बोल रहे थे कि आपकी पैसा तो, मदर तो पहले ही बोला आपकी पैसा तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका जीवन को अच्छी जगह पर बाबा की सेवा में सफल करेंगे तो मैं बहुत थैंक्स देती हूँ आपको करके बोलते थे। क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट किया कि आप घर पे जितना समय रहना है उतना समय ही आपको अलाउ है, बाद में तो तुमको समर्पित होना ही है। क्योंकि कोई और लक्ष्य दिया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। चॉइसेस है तो अलग बात होती थी, चॉइस ही नहीं है। मतलब हमारे लक्ष्य को फिक्स कर दिया था कि आपको ऐसे बनना ही है। तो जो भी मैसूर की बहनें थे वो कहते थे कि ये तो समर्पित कभी नहीं होंगे। हाँ, आती जाती तो है लेकिन समर्पित तो होंगे नहीं। मैं भी कहते थे मुझे ना ब्रह्मा कुमारी बनना नहीं है सेंटर पर रह के। हाँ, ऐसे ही ठीक है, आराम से रहो, मधुबन जाओ, बाबा से मिलो, सेवा करो, वापस आओ, फिर जाओ, फिर सेवा करो, वापस आओ, एंजॉय करो लाइफ को, ऐसे। फिर एजुकेशन वाइज डिप्लोमा इसलिए चैनल चेंज कर लिया। डिप्लोमा तो 3 साल ही है। फिर मुझे कोई लक्ष्य नहीं था कमाने का। और फिर तब तक तो सविता बहन समर्पित हो गई थी। फिर सविता बहन समर्पित होने के बाद सुधा बहन का टर्न आया, उनका समर्पित ओआरसी में कौन जाएंगे, फिर वहां पर फार्मेसी खोल रहे हैं। तो फिर बालू बहन ने कहा कि स्मिता आएगी, फार्मेसी में रहेंगे। मैंने कहा फार्मेसी, हाँ, मैं जंप करती थी सेवा पे जाने के लिए, लेकिन समर्पित होने के लिए बैक। तो फिर लेकिन था कि हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन मदर ने कहा तुम्हारी बारी नहीं है, तुम लास्ट हो, तुम लास्ट ही समर्पित होंगे तुम। फिर सुधा बहन आए, सुधा बहन वहां चांस मिला, वहां पर समर्पित हो गए। फिर मैंने कहा कि मुझे पूरा घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फादर तो उस समय मदद करते थे, पूरा फार्मेसी का संभालना और कुछ कमिटमेंट था वो भी संभालना, बिजनेस करना, मुझे उसमें भी मैं एंजॉय करती थी। और मुझे बातें करना बहुत पसंद आती थी। रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अच्छे से बात करके बिजनेस में आगे बढ़ाना, ये सब किया। 5 साल अच्छे से बिजनेस किया, वो भी पापा ने अनुभव कराया। पूरा घर के परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी, क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटती थी। मुझे नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो जिम्मेदारी लेना है तो आप लोग ले लो। तो बोलती थी कि आप सब समर्पित हो जाएंगे, मेरे ऊपर सब डाल के आप लोग समर्पित हो जाएंगे, तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, मैं भी समर्पित हो जाऊंगी। इसके कारण मैं सेंटर पर आई। वास्तव में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं बाबा की सेवा पर एक बार गाइड की सेवा के लिए ज्ञान सरोवर में गीता बहन के साथ रुकी। गीता बहन से बहुत अच्छे सीखा। फिर 1 महीने 1.5 महीने के लिए सेवा पर रुकी। फिर मैंने बालू भाई से पूछा कि ऐसा कुछ मौका मिल सकता है मुझे शीलू बहन के साथ सेवा करने का।
ऐसे बोल के आई। मैं पांडव भवन में योग करने के लिए गई शाम को। फिर सामने से शीलू बहन मुझे मिले, तो मुझे पूछा, और मेरी कजिन भी थी, दोनों साथ में सेवा के लिए गए। दोनों से पूछा कि कहाँ से आए हैं आप दोनों। फिर हमने कहा कि कर्नाटक से, मैसूर से। कहाँ रुके हैं? हमने कहा ज्ञान सरोवर में योग के लिए आए हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई किया? वो सभी पूछने लगे। फिर हमने बताया ऐसे ऐसे है। फिर मैं बालू भाई को बोला था कि ऐसे मौका मिलता है मुझे शीलू बहन के साथ सेवा करने का, तो जरूर मैं जब आएंगे हम पूछ के रखेंगे। तो फिर बालू भाई ने पूछा था कि आपको मदद की जरूरत है ऑफिस में, तो जरूर हमारी एक सिस्टर है, बांजी है, तो फिर हम सेवा पर आ सकते। तो शीलू बहन को तो बहुत मतलब बैंगलोर मैसूर पसंद है, क्योंकि वहां पर रहे थे, और साउथ की बहनें बहुत पसंद है। और वैसे सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। ज्योति दीदी के साथ भी पूरे साउथ इंडिया के बहनें हैं, तो दीदी को भी साउथ इंडियन बहनें ही पसंद है। मतलब वो ही अच्छे से फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब ये है कि सब सेवा करते हैं, मतलब इंग्लिश वगैरह जानना है जरूरी है। तो ये बात हुई थी। फिर मैंने दीदी ने कहा कि शीतू दीदी ने कहा आप ईमेल लिखो, आपकी पूरा बायोडाटा। फिर मैंने ईमेल लिखा। उस समय तो इंटरनेट भी इतना फेमिलियर नहीं था, ब्राउजिंग सेंटर पर जाके करने का था। फिर मैंने शीलू बहन को ईमेल लिखा। फिर शीलू बहन ने कहा हाँ अक्टूबर में सेवा पर आ जाओ। 2005 की बात है, 2004-5 की बात है। मैं शीलू बहन के ऑफिस में सेवा किया। दीदी का ईमेल आया, मैंने अपने नाना जी को दिखाया, क्योंकि नाना जी सबसे प्रेरणादायक है हमारे परिवार में। वो 1981-80 में ज्ञान में आए, और जब ओम शांति भवन का कंस्ट्रक्शन था, तो तभी ग्रैंडफादर ने बहुत सेवा किया। तो इतनी सेवा किया, ईंट पत्थर उठाने में वो बीमारी पड़ गए थे, फिर हॉस्पिटलाइज थे। तो ये बहुत हद तक सेवा किया था। उस समय की बात है। फिर नाना जी का उस समय शीलू दीदी के साथ सेवा करना परम सौभाग्य था। फिर मैंने कहा कि बहुत ही मुझे बाबा को खूब थैंक्स दिया। फिर वो ईमेल प्रिंट आउट लेकर मैं नाना जी के पास गई, कि नाना जी ने कहा कितना बढ़िया, मेरा जो ग्रैंड डॉटर है, तो मेरा पोती है, तो मधुबन में जाके शीलू बहन के साथ सेवा करती है, बहुत अच्छा है भाई, जाओ सेवा करो करके बोला था। फिर ए ब्लेसिंग्स मिला था। ऐसे 5 साल मैंने शीलू बहन के साथ सेवा किया, और सभी बड़ों का, सुदेश दीदी, निर्मला दीदी, और जब भी जो भी बहनें आते थे, जयंती बहन का ईमेल अलग होता था। फिर बाकी जो भी रजनी बहन हो, खास करके मीरा बहन हो, तो इन सब की ईमेल्स देखना, रिप्लाई करना, ये सभी सीख लिया। और जो भी कंट्री से आते हैं, उनका लैंग्वेज एक्सेंट पता चल जाता था। पता नहीं बाबा वो एक टैलेंट भरा था। अमेरिका से आएंगे तो ये पक्का मैं अमेरिकन है बोलते थे, कैनेडियन लैंग्वेज, अमेरिकन, और ग्रीस से, यूरोप से, जो भी कंट्री से आते थे, मैं तुरंत पहचानते थे। वहां पर माधव भाई है, माधव भाई का इंग्लिश अच्छे से बात करते, समझ में आने का थोड़ा देरी होता था, तो मैं तुरंत उनको बताते थे कि ये बोल रहे हैं, ऐसे बोलते थे। तो फिर मैं तुरंत शार्प, उसमें बहुत अच्छा शार्पनेस था और टैलेंट थी। बाबा ने ये सब भरा। मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, लेकिन बाबा ने जो दिया वह गिफ्ट दिया, जो बाबा के सेवा पर लेकर आ रहे। और शीलू बहन के ऑफिस में बहुत सेवा किया, और 1 साल बाकी था, तभी हमारे ग्रैंड मदर ने शरीर छोड़ा, मतलब फादर के मदर। तो पिछले दिन मुझे फोन आया कि दादी का तबीयत ठीक नहीं है, तो आप योग लगाना, योग करना बाबा। फिर मैं उस दिन अमृत वेले 3 बजे उठ गई, 2:30 बजे उठी, और 3 बजे बाबा के कमरे में पांडव भवन में गई। फिर मैंने बाबा को बोला, इस आत्मा को छुट्टी दो, बस बहुत सेवा किया है, तो इस आत्मा को छुट्टी दो, अभी ही छुट्टी दो। मुझे गारंटी हो गया था आज ही शरीर छोड़ने वाले। इतना मुझे टचिंग हुआ।
वो इंट्यूशन मुझे पहले से ही आ जाता है, तो पहले से ही है। तो मैं बाबा को बोला ठीक है, अभी इस आत्मा के पार्ट पूरी हो गई। फिर मैं आई 9 बजे, 9 बजे कॉल आया कि दादी ने शरीर छोड़ा। मैंने कहा मुझे पता है। मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? फिर मैंने कहा कि मैं योग किया उस आत्मा के प्रति। फिर बाबा ने छुट्टी उसी समय दे दिया था। मैंने कहा 4 बजे 3:30 बजे शरीर छोड़ा होगा ना? तो बोला हाँ। तो ऐसे बोला। मैंने कहा कि वो तो पहले से ही मुझे मालूम है, 4 बजे ही छुट्टी बाबा ने दिया था। 3:30 लगभग 4 बजे हो गया था, छुट्टी दे दिया था। फिर मेरे को एकदम क्लियर है बुद्धि, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं था। फिर मैंने कहा बाबा तो इस आत्मा के प्रति खूब योगदान किया, जो भी जहाँ पर भी आत्मा जाएगी तो बाबा की बने रहे, क्योंकि वो बाबा मतलब ब्रह्म कुमारी इसकी एंटी थे, अगेंस्ट थे। उनको कोई भी, हम सभी चारों बहनें समर्पित हो गए ना, उनको बहुत धक्का लगा था कि ये चारों बहनें कुछ भी, ये क्या है, दुनिया में देखा ही नहीं है, संन्यास ले लिया। हमारे फादर को खूब डांटते थे कि ऐसे क्यों बनाया तुम्हारी बच्चियों को, बेटियों को, एक तो शादी करने दो। तो फिर हम कहते थे, हमको डांट नहीं मिलते थे, मदर को खूब डांटते थे। मदर कुछ नहीं, सब संभाल लेती थी। फिर हमको काली प्रेरणा देती थी कि आप सेंटर पर जाओ, सेंटर में खूब पुरुषार्थ करो, सकाश दो, फादर की बुद्धि ठीक रखे, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर आज हमारे फादर भी बहुत बहुत सहयोगी और बाबा का ज्ञान सुनते हैं। बहुत परिवर्तन हुआ जब सारे 3 बहनें और मदर फादर दुबई आए एक बार। उसके बाद बहुत चेंजेस हो गया फादर के अंदर। सेंटर क्या होती है, मैं कहाँ रहती हूँ और सेंटर की बहनें कैसे है, सेंटर पर रहकर देखा ना, खूब खूब चेंजेस आ गए। तो फिर फादर को तो अभी ये नशे से कहते हैं कि मेरे एक बेटी तो ओआरसी में रहते हैं, एक बेटी तो फिर वीआईपीज की सेवा करते हैं, मतलब प्यूरिटी में जो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट है, जो भी सेवा होती है, रक्षाबंधन के चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबके अपॉइंटमेंट लेने की सेवा सविता बहन का है। तो फिर तभी अच्छा ये है, अभी नशे से कहते हैं कि अच्छा इनके जैसे सेवा कर रहे हैं, कितना प्राउड फील होती है अभी। पहले तो बहुत खूब एंटी थे, बहुत बंधन था। एक एक करके हमारे पुरुषार्थ की वजह से बाबा की प्यार बहुत खींच लेकर आए, बहुत चेंजेस हुआ। फिर उसके बाद एक बार मैंने पासपोर्ट बना दिया था। फिर पासपोर्ट बहुत पहले से बना दिया और फिर गुम कर दिया। किस लिए बनाया सभी पूछा। मैंने कहा कोई रीजन नहीं है, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए इसलिए बना रही हूँ। 2004 में ही बना दिया था मैंने। तो फिर तभी बोला कि लॉस्ट ऑफ पासपोर्ट करके मैंने ये कर दिया था, एफआईआर दर्ज करा दिया था। फिर एफआईआर भी जो स्लिप में लिखा था वो भी गुम कर दिया। फिर 3-4 साल के बाद सविता बहन ने कहा तुमने क्या किया, ये एक भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं तुम आगे का सोचो कि क्या है, एक फॉलो अप करो और पासपोर्ट बनाओ। जैसे ही बोला फिर मेरे को एक थॉट आया कि इस जगह पर वो डॉक्यूमेंट होगा, मतलब एफआईआर मिलेगा। फिर मैंने कबोर्ड खोला, फिर वो फाइल निकाला, वहां पर है एफआईआर। तो फिर मैं सीधा जाके फिर से अप्लाई किया पासपोर्ट। फिर मीरा बहन ने पूछा, मैं सेवा करती थी, मीरा बहन ने कहा, मीरा बहन तो मेरे पीछे ही पड़ी थी, हर साल पूछेगी कि आप कब समर्पित होंगे, कहाँ कौन से कंट्री जाना चाहते हो। मैंने कहा कोई कंट्री मुझे नहीं जाना है, मैं भारत में ही सेवा करूंगी। और तो फिर मैंने कहा पासपोर्ट आया है, मुझे जाना है। पासपोर्ट तुम क्यों बनाए हैं, मेरा गुम हो गया था, फिर से अप्लाई किया तो आया है करके। मैंने कहा तो तुमको एक कंट्री जरूर भेजूंगी। फिर उसके पहले भी दीदी को मतलब ज्योति दीदी को बालू भाई ने बात किया था, मेरे एक बांजी है वो
विदेश आना चाहती है। मेरे को पता ही नहीं था। फिर सीधा फोन लगाए थे कि विदेश आएगी ये। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। फिर बालू भाई ने कहा नहीं आना चाहती है अभी, क्योंकि मेरे को तो लक्ष्य नहीं था समर्पित होने का। हाँ, खूब ऐसे शीलू बहन के पास हर साल आकर सेवा करो, और खूब बाबा से 6-7 बारी तो बाबा से मिलन होता था। फिर एक-एक मिलन का पल भी मैं वेस्ट नहीं जाने दिया, क्योंकि पता नहीं है कौन से समय पर मेरा पाठ बदल जाएगा, ये नहीं मालूम। इसलिए मैंने पूरा फायदा लो बाबा के मिलन का। ऐसे करके 6-6 बारी बाबा से मिलती थी, और फिर पासपोर्ट भी मिल गया। फिर सीधा मेरे को लेकर मीरा बहन ने जयंती बहन को ईमेल लिख दिया। तो स्मिता बहन करके मैसूर की है, क्योंकि मीरा बहन भी मैसूर के है। और तो बोला कि लक्ष्मी बहन से भी बात कर लिया उन्होंने कि मैं स्मिता को ना विदेश भेजूंगी, आप, ये मेरी हैंड है अभी। तो बोला था, मैं छुट्टी लेने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि सबके सामने छुट्टी ले लिया था उन्होंने खुद। तो मीरा बहन ने वो अपनी तरफ से जयंती बहन को ईमेल लिखा कि दुबई में उसी साल दुबई जाके आई थी मीरा बहन, तो तभी दीदी ने कहा था कि यहाँ के लिए हैंड्स चाहिए। तो मीरा बहन ने ज्योति बहन को ईमेल लिखा कि ऐसे ऐसे बहन है, इनके पूरे परिवार ज्ञान में चलते, पूरा बैकग्राउंड लिख के फिर मैं ही वो ईमेल लिखा था, क्योंकि मैं सेंड करती थी ना, ईमेल टाइप करती थी। तो फिर तो बोला कि हाँ ठीक है। फिर ज्योति बहन ने तो बोला हाँ आ जाइए, उनको भेज दीजिए। फिर ये सीजन के बाद मैं जाना चाहती थी, शिव जयंती के तुरंत ही मुझे दीदी बुला लिया। फिर मैंने कहा, ईमेल लिखा कि मुझे विजिटिंग वीसा नहीं तो टूरिस्ट वीसा पर आऊंगी। मुझे वो भी नहीं पता था, वो भी इंटरनेट में सर्च करके दुबई कहाँ है देखा। फिर दुबई कहाँ है देखा, फिर वहां पर वीसा कौन सी लगती है, विजिट वीसा और टूरिस्ट वीसा, ये सब लगती है। तो तभी मैंने मेरी कजिन ब्रदर को पूछा टूरिस्ट वीसा क्या है, विजिट वीसा क्या है। तभी बोला ये टेम्पररी वीजा 3 मास के लिए होती है, तुम जा भी सकते हो आ भी सकते हो। तो मैंने बोला कि मैं ना विजिटिंग वीसा पर आना। तब तक बोल दिया दीदी ने, विजिटिंग वीसा पर नहीं है, तुम परमानेंट वीसा पर आएंगे। ऐसे कोई बहन का नहीं हुआ है जैसे मेरा हुआ, क्योंकि मैं जो संकल्प करती हूँ बाबा के सामने, बाबा मेरे को उससे हट के सेवा देते थे। मैं बाबा को बोलूंगी बाबा मुझे 3 मास के लिए दुबई भेजो, तो बाबा ने मुझे परमानेंट वीसा बना के भेजा। मैं वीसा एयरपोर्ट में देखा, मेरा वीसा तो परमानेंट वीसा है। तो बाबा मेरे लिए यज्ञ की पैसा खर्चा करके मेरा वीसा बनाया, तो मैं तो फिर रहना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कैसे चुक्त कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कि ये कितने साल की वीसा, 3 साल की। 3 महीने के लिए मैं जाना चाहती थी, 3 साल के लिए वीसा भेज दिया। फिर वीसा भेजा तो फिर मुझे बहुत ही लगा कि मैंने सारा पूछा। ज्योतिका बहन थे, क्योंकि ज्योतिका बहन को मैं पहले से जानती थी, क्योंकि उनके भाई जो गिरीश भाई है, फिर वो मैसूर में रहते थे, इसकी वजह से ज्योतिका बहन को मैं पहले से ही जानती थी। फिर मैंने ज्योतिका बहन को बोला कि ये 3 मास के वीसा नहीं बन सकता था। नहीं, वो जितना अमाउंट 3 मास का है, वो 3 साल का सेम अमाउंट है, इसलिए हम आपका परमानेंट वीसा बना दिया। ऐसे कोई किसी की बहन का नहीं हुआ है जो परमानेंट वीसा पर है। मतलब बाबा चाहते थे मेरे को वहां पर रहे, और मैं छुट्टी लेकर फिर दादी जानकी के पास गई छुट्टी लेने के लिए। प्रवीणा बहन कहते हैं कि दादी तो परख लेती है, कोई भी बहन आए छुट्टी ले, या बाबा को दादी को बोले हम कि ये बहन विदेश जाना चाहती है, तो दादी इमीडिएट बोलते हैं हाँ ये फलाना व्यक्ति जाए, ये फलाना व्यक्ति नहीं जाए, क्योंकि दादी तो एकदम क्लियर बुद्धि है ना। तो बाबा टचिंग देते थे। तो मैं गई छुट्टी लेने के लिए, फिर दादी ने बोला मैं सलवार कमीज पहनती थी, तो फिर मैं थोड़ी ना साड़ी पहनते थे। फिर उस समय गई, फिर मैंने कहा कि दादी मुझे दुबई जाना है, आपसे छुट्टी लेने के लिए आई हूँ। फुल परिवार थे, सविता बहन, संध्या बहन सभी थे। फिर मदर भी आए थे, शिव जयंती बाबा से मिलके फिर दादी से छुट्टी लिया। दादी कहते हैं कि तुम ना ऐसे ही रहना है,
मतलब वहाँ गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में ऐसे साड़ी पहन के नहीं रहो, ऐसे ही तुम्हारी सेवा होगी। ऐसे दादी बोल के भेजा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं सलवार कमीज पहनूं, सलवार सूट पहन के सेवा करूं। मैं बहुत खुश, सबसे मेरा हल्का हो गया। बाबा मेरा बात सुन लिया, मेरा बोझ हल्का कर दिया क्योंकि ये सबसे मैं चाहती भी थी। फिर मैं गई बाबा के कमरे में गई। उसके पहले एक अच्छा अनुभव हुआ। मैं पांडव भवन गई। बाबा मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है। कोई बोलते इस कंट्री में जाओ, कोई बोलते उस कंट्री में जाओ। फिर आप कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं? आपके पास मेरा सारा है, आदि मध्य अंत आप जानते हैं। आप कहाँ पर भी मेरे को बता दो, आप इस जगह पर जाएंगे तो आपका ठीक है, तो मैं उस जगह पर जाऊंगी। तो बाबा ने कहा तुमको टचिंग मिल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा। तो फिर मैं बाबा से फिर आई। शीलू बहन ने पूछा उसके पहले, तुम मधुबन निवासी बनेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये तो सबसे सौभाग्य की बात है। आराम से मैं सेवा करूं मधुबन में, सबसे बड़ी बात है। तो फिर बात को बढ़ा नहीं था। मैंने कहा कि इस बारे में ट्रेनिंग में जाऊंगी, कुमारियों की ट्रेनिंग ले लो, फिर आप मधुबन जाएंगे, मधुबन में ही रहेंगे, तो बड़ों से बात करेंगे हम आपके लिए, ऐसे करके बोला था। फिर ड्रामा पलट गया। फिर मीरा बहन दिवाली के दिन ज्योति बहन को ईमेल लिखा। फिर मेरा हाजी ग्रीन सिग्नल मिल गया और वीसा बन गई। फिर वीसा बन के फिर मैं आई। मैं तो दादी जैसे बोले थे सूट सलवार में जाओ, तो फिर सूट पहन के आई और वो ही लेकर आई हूँ। तो फिर यहाँ पर तो और ड्रामा का प्लान अलग था। दीदी आकर बोला कि तुमको ना यहाँ स्टूडेंट्स भी बहुत है कि आपको सलवार से नहीं पसंद करते, कि टीचर है आप, आपको साड़ी पहनना है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता है, सभी चैलेंज। और देखते ही मैं पहले ही संकल्प किया, बाबा ऐसे सेंटर पर भेजो मुझे, अमृत वेले के बाद मुझे थोड़ा सा सोने के लिए ये मैं बाबा की एप्लीकेशन डाला था। फिर बाबा की अर्जी ग्रांट नहीं हुआ था। फिर मुझे नहीं पता, ऐसे सेंटर भेजो कि थोड़ा सा हल्का सा नींद करे अच्छे से, फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ अमृत वेले के बाद। खूब रुचि थी अमृत वेले में, बाबा से बहुत अच्छे से बात करती थी। मुझे बहुत अभी भी अमृत वेले का है, पावरफुल बाबा मुझे योग लगवाते हैं। और मैं ऐसे सेंटर पर गई अमृत वेले के बाद सीधा मुरली क्लास है, तो बाबा मुझे यहाँ पर भेजा। मैंने कहा कि मैं गई, तो जिस दिन का अमृत वेला, फर्स्ट डे अमृत वेला, दीदी ने कहा तुमको कराना है और सबको परिचय देना है आपका। फिर मैंने अच्छे से परिचय दिया और मैं अमृत वेला किया और देखा तो मुझे बिल्कुल सवेरे सवेरे कौन मदद करेंगे, ना मुझे कुछ नहीं आता है, ना ऐसे देश पर आई हूँ, ना मुझे जान पहचान है, और देश अलग, भाषा अलग, और रहन सहन अलग, संस्कार अलग। तो मैंने कहा जो भी है आपका है बाबा, जो भी करना है आपको करना है, क्योंकि आपने भेजा। मैं बाबा को चैलेंज किया और मैंने कहा कि मेरे अंदर वो जो विशेषता नहीं है, आपको ही भर के फिर वो टैलेंट भर दो, वो विशेषता भर दो, जो भी करना है आप करो, ये मेरा काम नहीं है। क्या, क्योंकि आपने भेजा ना मेरे को, आप ही करो, नहीं तो मुझे सीधा भेज दो, मुझे यहाँ रहना नहीं है तो मुझे भेज दो, तुम्हारी लायक ये सेंटर नहीं है, तुम भेज दो। रोज बाबा को बोला। फिर रोज एक एक चैलेंज। तो मैं किचन में सेवा करती थी, बर्तन का सफाई करना वगैरह। फिर बर्तन सेवा तो इजी है ना, जो भी सब साफ कर सकते हैं। तो फिर साफ करके फिर रखते थे, फिर उसका एलर्जी हो गया, हाथ में डिश वॉशिंग लिक्विड का एलर्जी हो गया, वो ड्राइनेस आ गया, रोज खून निकलता था हाथ में, रोज। वो तो इतना होता था। तो फिर मैंने रात को बाबा को गुड नाइट करने के लिए जाते थे, समय मिलता था आधा घंटा में योग करते थे। बाबा को लिटरली बाबा के फोटो के सामने मैंने दिखाया, देखो बाबा हाथ ऐसा है और आप खूब सेवा लो मेरे से, कोई अर्जा नहीं।
और जो भी हूँ मैं आपका ही हूँ, और मैं आपको 3 मास टाइम देती हूँ। 3 मास के अंदर आप मेरे अंदर विशेषता नहीं भरे, मैं यहाँ के लिए लायक नहीं हूँ, तुम भेज दो। ये चैलेंज किया मैंने बाबा को। फिर मैंने लिटरली दिखाया, देखो ऐसे हाथ हुआ है, फिर कल मुझे बर्तन मांजना है, तो जो भी सेवा लेना है ले लो, लेकिन आप टेकर। फिर कल उठते हैं, देखा कोई कुछ नहीं है हाथ में, ना खून निकल रहा है, कुछ नहीं है। मैंने लिटरली देखा, यही हाथ आपको दिखाया था बाबा, ऐसे भी कमाल करते हो आप, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हारी सेवा आप खुद अच्छे से करवाते हो और बिल्कुल ऐसे करते हो कि कुछ है ही नहीं है। मैंने कहा ये गलत, बहुत स्मार्ट है बाबा, ऐसे 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 मैं बातें करती थी बाबा को। मैं बाबा को भी चैलेंज किया कि देखो मेरे अंदर विशेषता बढ़, फिर ऐसे कमाल हो गए, मेरे हाथ एकदम, रोज देखती हूँ, रोज कुछ नहीं। फिर सेवा करने जाओ, खूब एंजॉय करते थे सेवा में। फिर कई बहनें मुझे गाइड करते थे, क्योंकि मैं बहुत सेंटर पर कभी नहीं रही, और मधुबन अलग चीज है, मधुबन में सेवा करना, स्थूल सेवा इतना नहीं होता था, और खाली ऑफिस की सेवा करते थे। और ऐसे बाबा मुझे बाप बनकर बहुत शिक्षाएं दी, और टीचर बनकर गाइडेंस देते थे, तुम ऐसे करो वैसे करो, लिटरली कोई मेरे से पीछे से आकर बोल रहे। और उस समय फोन विदेश को करना बहुत ही मुश्किल था, किसी के पास एक मोबाइल था सेंटर पर, उस समय में जब आई सेंटर पर एक मोबाइल था, उसी से ही सब बातें होती थी। और जो भी फोन आता था इंटरनेशनल कॉल, जहाँ पेरेंट्स फोन करते थे वंस इन 20 डेज 15 डेज, तब कितना बात कर सकते हैं, 5 मिनट बात कर सकते हैं, लेकिन बाबा तो अवेलेबल है ना एवरी टाइम। तो मैं खूब बाबा को झगड़ा करती थी, बाबा मेरे अंदर जो भी भरना है विशेषता भर। ऐसे सर्जन रूप से मेरा सारा वुंड्स हील कर दिया, लिटरली बोलती हूँ, लिटरली। और मेरे अंदर सब विशेषता भरे। मुझे दीदी आते ही मेरा इंटरव्यू लिया, अब क्या पढ़ाई के, पहले से ही पढ़ाई का पता था, तो दीदी ने कहा तुम अच्छे कोर्स करा सकते हैं इंग्लिश में। मैंने कहा कभी किया नहीं है। मैं शीलू बहन के ऑफिस में रहती थी, प्रोजेक्टर उनका स्लाइड्स बनाती थी, प्रेजेंटेशन में बनाई है, लेकिन मेरे को ये लक्ष्य नहीं है ब्रह्मा कुमारी टीचर बनने का। कभी ये नहीं सोचा मुझे ये सीखना है, ज्ञान सुनाने का मुझे सीखना है, कभी नहीं सोचा। तो इसलिए मेरे बुद्धि में कुछ नहीं गया था। फिर मैं प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन कुछ नहीं पता, ज्ञान कुछ नहीं पता सुनाने का। मैंने कहा कोर्स मुझे नहीं आता है बनाने सुनाने का। अच्छा तुम कोर्स, हाँ प्रदर्शनी वगैरह समझाते थे, कोर्स कराना नहीं कराते थे। फिर मुझे बोला कि तुम सीख लो, ज्योतिका बहन जाते हैं, तुम उनके साथ बैठो सीखो। तो आत्मा का परिचय पहले से ही था, तो फिर जैसे ही वो सुनाते थे मैं सीख लिया एक ही दिन में। फिर एक दिन रासल कईमा में एक नजदीक जगह पर वहां पर कोर्स चलती थी, 1 घंटे की रास्ता था। तो रोज मैं और ज्योतिका बहन वहां पर जाते थे, और वो ज्ञान सुनाती थी, मैं सुनती थी, और रोज दोनों योग कराते थे। ऐसे आत्माएं फिर होते गए। फिर मैं सीख लिया। फिर उसके बाद सेंटर पर आए, मैं दीदी को बोला दीदी मेरा 3 मास की वीसा करा सकते हैं? 3 मास की वीसा है। तो मैं थे गिरीश पटेल भाई आए थे, इनका जाने के बाद फिर मैं जाके आऊंगी। तो दीदी ने कहा ऐसा थोड़े ना होता है तो तुम आए हो बाबा के पास, फिर क्या बोलेंगे आप वापस जाएंगे तो, ऐसे ऐसे करके बोला। मैंने कहा बाबा आप कुछ करो ना, नहीं तो मेरे अंदर ऐसे विशेषता भरो, सब कुछ मैं संभाल सकती हूँ। बाबा का इंट्यूशन था, बाबा के इंट्यूशन मिल रहे थे मुझे यहाँ पर रहना है। जैसे 3 महीना हो गया, मेरे अंदर बाबा सारी क्वालिटीज भरे, और मुझे उस सेंटर पर रहने का लायक बनाया, मतलब दुबई के में रहने का लायक बनाया। तब मेरे को स्टैंप लगा, गवर्नमेंट से स्टैंप तो कब से लग चुकी थी,
लेकिन बाबा ने मुझे स्टैंप लगा दिया, तुम यहाँ पर ही रहेंगे। मतलब बाबा का ही प्लान था, खूब बाबा की प्लान है, मेरा कुछ भी थॉट नहीं है। और फिर बाबा मुझे 10 महीने भी नहीं था, 4-5 महीने तक फिर मुझे एक अलग से सेंटर पर भेजा। एक्चुअली मैं आते ही 2 महीने में शिवानी बहन का प्रोग्राम था। मैं फरवरी में आई, अप्रैल में शिवानी बहन आए थे। 2009 की बात बोल रही हूँ। तो उस समय शिवानी बहन का प्रोग्राम था, हर जगह पर प्रोग्राम रखे थे, खूब सेवा किया, जो भी स्थूल सेवा में पहले देहाभिमान जाने के लिए स्थूल सेवा ही देते हैं, तो स्थूल सेवा खूब कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर मुझे बाबा ने एक अजमान सेंटर भेजा, शारजा के पास अजमान है। पहले शारजा में सेंटर नहीं था, अजमान में रहते थे। तो अजमान तो 23 बेडरूम का बड़ा सा विला, पैलेस जैसा है घर। तो मैंने कहा कि अर्चना बहन रहते थे उस समय, मेरे को भेजा। फिर दीदी ने कहा तुम वहां जाओ, और थोड़े दिन के बाद दीदी का फोन आया, तुम ड्राइविंग भी सीख लो। तो मैंने कहा ठीक है, ड्राइविंग भी सीख लेंगे। फिर मुझे कहा कि कोर्स वगैरह कराना है। वो बहन का तबीयत ठीक नहीं था, तो जो भी कोर्स के लिए आते थे स्टूडेंट्स, मैं कराते थे बाबा की याद से। उसके पहले तो मेरा स्टडी का टाइम था, कोई नहीं आते थे दिन भर। फिर मैं अच्छे से जो भी कोर्स का पुस्तक है, 7 डेज कोर्स का एक किताब है, वो भी पढ़ा। और यहाँ के विदेश के स्टाइल में कैसे ज्ञान सुनाना है इंग्लिश में, मैं तकरीबन उसका थीसिस लिख सकते, इतना बुक लिखा, कम से कम 5-6 बुक लिख दिया। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, एकदम बुद्धि के अंदर जाना चाहिए। उतना ही नहीं है, जो कोर्सेस का बुक है ना, जो 7 डेज का कोर्स जो प्यूरिटी ऑफिस में करस्पॉन्डेंस कोर्स का बुक है, वो भेजा सविता बहन ने। मैंने कहा कोर्स कराना नहीं आता है, तुम भेजो। तो फिर वो भेजा था, फिर मैं वो पढ़ा। सब केन भाई का एक बुक है, वो भी पढ़ा। सब बुक्स मैंने पढ़ के अच्छे से, मैंने जैसे एमए इंग्लिश लिटरेचर में नोट्स तैयारी किया था ना, वैसे मेरे पास सब नोट्स तैयार किया करके रखा। वो ही टाइम है, आज वो टाइम भी नहीं है कि ऐसे मैं लिखूं, पढ़ूं और मेरे लिए मैं पुरुषार्थ करूं, नहीं। वो ही टाइम था कि मुझे बाबा ने दिया। और सवेरे मैं सिस्टम के पास बैठती थी, सर्च करती थी जो मीनिंग है उसका, और नोट्स बनाती थी और लिखती थी, पढ़ती थी, एकदम स्टडी मटेरियल तैयार है। अभी कोई भी स्टूडेंट आए, मैं ज्ञान दे सकती थी। मैं बाबा को बोला फिर आप कराओ। उसके पहले मुझे मुसल्ला टावर, एक टावर में 21st फ्लोर या 17th फ्लोर ऐसे कुछ फ्लोर था, कि मुझे वहां पर एक नई बहुत नई थी, मैं वहां पर मुझे भेजा बाबा ने दीदी के द्वारा। फिर वहां नया मकान लिया था, और दिन भर लोग नहीं आते थे दुबई में, क्योंकि थोड़ा दूर था, तो दिन में कोई माताएं स्टूडेंट्स नहीं आते थे, इसलिए मुझे वहां पर भेजा, वहां मकान लिया था। फिर मैं सवेरे से रात तक वहां पर रहकर सेवा करके फिर वापस जहाँ सभी रहते हैं, वो पुराने घर ममजार में विला था, वहां पर आते थे। फिर देखा तो वहां पर कोर्स कराओ, ये कराओ करके बोल रहे थे। मैंने कहा बाबा, ये आत्मा को कोर्स कराना मुझे नहीं आता है, आप क्या सिखाएंगे, आप मुझे नहीं पता है, आप ही खुद पढ़ाओ। मेरे को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया आपने, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तुम सुनाओ। तो फिर मैं जिस आत्मा को कोर्स कराया, वो आत्मा अभी भी बहुत बढ़िया सेवादारी है बहुत पक्का बाबा के बच्चे बन गए फर्स्ट स्टूडेंट है तो फिर मैं तेलुगु में, क्योंकि मदर टंग तेलुगु और लैंग्वेज कन्नड़ा, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, इतनी लैंग्वेजेस आती है बाबा ने सिखाया। तो फिर वो तेलुगु लैंग्वेज में मैंने सुनाया, इतना तेलुगु स्पष्ट नहीं था। फिर उनको वो पक्का बाबा के बच्चे बन गए। फिर मैं अजमान में आई, जिसको बाबा की नॉलेज दिया, फोन अटेंड कर रहे थे, कि ज्ञान सुनाते थे, मुरली सुनाने का मौका मिलता था।
खूब मैं पुरुषार्थ किया अजमान सेंटर पर। और पीछे दो भाई लोग रहते थे, दो बहनें रहते थे। फिर खाना बनाओ, फिर बाबा की याद करो और कोर्स सीखो। ये अच्छा टाइम मिल गया था, ड्राइविंग सीखती थी। फिर मैं आई दुबई, फिर वहां 10 महीना थी। अकेले भी रही हूँ, इतना बड़े मकान में बाबा ने वो भी हिम्मत भरे। मैं कभी इतने अकेले भी नहीं लगे रहे। अभी वो सभी बोलते थे भाई लोग, वो इतना बड़ा मकान था जैसे कि भूत बंगला था जैसे, लेकिन था नहीं था। बहुत बाबा के घर बहुत अच्छा था। मुझे कभी बाबा अकेले महसूस नहीं कराया और मुझे कुछ भी डर नहीं है। उस मामले में मैं बहुत फ्री हूँ, मैं बहुत बोल्ड। और उस बाबा ने ये शक्ति भरी। ऐसे नहीं है कि मेरी ये टैलेंट पहले से ही था, नहीं, बाबा ही भरा है। फिर मैं गई फिर से दुबई सेंटर पर। दुबई सेंटर पर जैसे गई, मुझे सेवा दिया गया जो भी इंग्लिश में कोर्स कराना है आपको कराना है। मैंने कहा मैं करा सकती हूँ बाबा, आप देख लो। फिर तब से मेरे को इंग्लिश में कोर्स कराने का भी चांस मिल गया था। और मुरली तो चलाती थी इंग्लिश में। इंग्लिश मुरली यहाँ पर रोज चलती है। मेरा भी टर्न लग गया था। मैं बहुत पहले से ही इंग्लिश मुरली मुझे दिया था। मैं जैसे ही सेंटर पर आई, सेकेंड डे ही मुझे इंग्लिश मुरली दिया था सुनाने के लिए। तो वहां पर आई, फिर खूब सेवा किया। फिर राजयोगा सेंटर रिनोवेट करके आई और नया मकान दुबई का लिया। नया मकान यहाँ से बन रहे। फिर नया मकान बनने के बाद राजयोगा सेंटर पुराना हो गया था। एक राजयोगा सेंटर है, ये मेन सेंटर जो पब्लिक प्लेस है जहाँ हम जाके कोर्स करा सकते हैं। तो फिर वहां सवेरे शाम खोल दिया रिनोवेट करके। फिर मुझे बोला दीदी आप जाके वहां पर सेवा देना है। मैं तो चली गई, लेकिन सेवा तो उस आत्मा को सेवा देना तो मुझे भी प्रिपेयर होना है ना। कोई भी सवेरे नहीं आते थे। मैंने बाबा को रोज बोलते थे बाबा इस दुकान है आपका, दुकान के ग्राहक को भेजो। रोज एक एक ग्राहक को भेजेंगे, मैं ज्ञान सुना सकती हूँ। तभी मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप करवा दो जो भी करवाना है, और यहाँ का रेंट भी भरना है, वो सभी आप जिम्मेदार हो, नहीं तो आपके ऊपर बोझ चढ़ेगा, मेरे ऊपर थोड़ी ना। बोल दिया बाबा को, बोल के फिर चैलेंज किया। फिर एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद पूरा हॉल भर गया लोग कोर्स के लिए। उसके पहले 1 महीने के बाद लगता है मैं पूरा मैंने योग लगाया बाबा को। बाबा कोई नहीं आ रहे। मैं क्या करूं? सवेरे रोज जाती हूँ, कोई छोड़ते हैं, फिर वापस जाती हूँ, रोज आती हूँ जाती हूँ, खाली खोलती हूँ, कोई व्यक्ति एक बंदा भी नहीं आता है, एक आत्मा भी नहीं आते। तो मैं योग कराया। फिर योग किया, बाबा को बोला कि कोई ना कोई आत्मा को भेजो। फिर भेजा तो सही, लेकिन इतनी सारी आत्माएं भेजा इकट्ठा, कोर्स करा लगे रहो करके। मैंने कहा ठीक है बाबा आप करा देना। इतने माते कहाँ से आए पता नहीं। एक बहन आई, बोला हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे माताएं हैं, उनको मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा सबको लेकर आओ, सबको बोलो यहाँ पर कोर्स चलता है। फिर वो बहन तो बाहर आ, माता उनको उसी बिल्डिंग के आजू बाजू बिल्डिंग के फ्रेंड्स को बोल के लेकर आए। उसके बाद बैच वाइज चलते गए। आज 15 लोगों का कोर्स है, कल 13 लोगों का कोर्स है। ऐसे बैच एक हफ्ता 5-5 दिन बिगिनर्स कोर्स, एडवांस कोर्स लेते गए। उस समय जो भी जितने भी आत्माएं है ना, सभी निकल पड़े। कुछ आत्माएं उनको पसंद नहीं था, वो ग्रुप से भी चले गए थे। लेकिन आज भी वो आत्माएं हैं, बोलते हैं कि मैंने क्या सुना है मुझे आज भी याद नहीं है। और 2-3 दिन पहले एक आए थे सेंटर पर। मैंने कहा आपने कोर्स किया है सिस्टर? आपने ही कराए थे 6-7 साल पहले। मैंने कहा मैंने कराया मुझे याद नहीं है। ऐसे राजयोगा सेंटर में बाबा ने मेरे से खूब सेवा लिया। मैं पहले ही सेंटर पर आने के पहले मैंने बाबा को बोला कि लौकिक में मैं बहुत बिजी हूँ, बिजनेस करते थे, बिजी रखा था, तो अभी मैं सेंटर पर जा रही हूँ, ये टाइम भी वेस्ट नहीं कराना मेरे से, और ऐसा करो कि खूब सेवा लो और बिजी रखो। लेकिन वो वरदान ना अभी तक साबित हो गया, चाहे लॉकडाउन हो
कुछ भी हो, हमारी सेवा तो रुका ही नहीं है। खूब बाबा सेवा लेते हैं और एक-एक टाइम पर बाबा अलग-अलग अनुभव कराए। फिर वहाँ पर इंस्पेक्शन आए, राजयोगा सेंटर में एक बार इंस्पेक्शन के लिए आए थे। फिर बोला कि इंस्पेक्शन में पूछा कि आप क्या सिखाते हो यहाँ पर, आप व्हाइट पहन के हो? मैंने कहा मेडिटेशन सिखाते। मेडिटेशन क्या चीज है? अरब्स थे, तो लोकल पर्सन थे तो आए, हम मेडिटेशन सिखाते हैं, योगा फॉर द माइंड। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो वो क्वाइट रूम, व्हाट इज दिस क्वाइट रूम? बोला दिस इज क्वाइट रूम वेयर यू कैन मेडिटेट साइलेंटली, सो आई वांट टू एक्सपीरियंस, वन डे इट इज पॉसिबल, आई कैन एक्सपीरियंस करके बोला। मैंने कहा इट इज पॉसिबल, यू गो एंड एक्सपीरियंस। वो चप्पल छोड़ के गए बाबा के कमरे में। बाबा पता नहीं क्या अनुभव कराया, 2 मिनट में, 3 मिनट में वहां बैठ के आए। बोलता है मुझे कोर्स करना है, मुझे कोर्स कराओ। मेरे पास टाइम भी नहीं है, कब कराएंगे आप? ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। मैंने उनको टाइम स्लॉट दिया, इस टाइम पर आइए, हम कोर्स कराएंगे आपके लिए, ऐसे ऐसे करके बोला। फिर मैंने ड्राइविंग सीखा, सीख के आए। यहाँ पर तो छूट गया था अजमान से यहाँ पर आने तक। फिर से दीदी ने बोला तुमको ड्राइविंग सीखना है। मैंने कहा आप जो जैसे कहे। तो फिर से मैं स्टार्ट किया ड्राइविंग क्लास। फिर अपना ही भाई था मनु भाई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ड्राइविंग सिखाएंगे। तो आज तक ऐसे बहने हैं, 20 क्लास में भी कोई नहीं सीखते हैं, 20 टेस्ट पास किया कोई नहीं सीखते हैं। ऐसे ऐसे वो डरा रहे थे। मैंने कहा बाबा आपकी पैसा है, आपके भंडारे के पैसा मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो बहुत इन्वेस्ट किया है मेरे लिए आप, अभी मुझे आपको रिटर्न देना भी है। ऐसा नहीं है आप पूरा खर्चा करते रहो। यहाँ डबल ग्रेजुएशन कैसे है इंडिया में, वहां पर ड्राइविंग क्लास ऐसे है, क्योंकि इतना मेहनत है वहां, टेस्ट पास नहीं होते इजीली। फिर मैंने बाबा के सामने रोज योग लगा रहे थे, बाबा आप कुछ भी करो मेरे को पास करा दो ड्राइविंग, और आपकी सेवा रुकना नहीं चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। रोज मुझे कोई आकर ऑफिस छोड़े फिर लेकर आए, डिपेंडेंसी नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और आपकी सेवा करनी है। फिर मैंने बाबा को बोला था, और रोज रात को आधा घंटा मैं बाबा के सामने बैठती थी कासिस के लिए। तो सभी बहनें बोलते थे अच्छा ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए आप योग लगा रहे, आप कुछ भी बोलो, इसमें तो जमा होगा ही ना मेरा, तो योग करने से तो जमा होगा ही ना। तो फिर मैंने कहा हाँ, तो मैं बाबा को सामने रखा, बाबा आप कुछ भी कराओ। सेकेंड टेस्ट में ड्राइविंग टेस्ट पास हो गए। मनु भाई कहते थे कि बहन आप ऐसे चलाते हो कि टेस्ट में कोई पास नहीं होगा, आप ऐसे चलाते हैं कि अभी आपका यू टर्न ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मैंने कहा बाबा आप कुछ भी ठीक कराओ, कुछ भी कराओ। मुझे लाइसेंस मिल गया सेकेंड टेस्ट में, वो भी एक कमाल की बात है। फिर मैं आई गाड़ी लेकर, मैं पहले राजयोगा सेंटर गए ड्राइव करके। बहुत खुशी, बहुत नशा, इंडिपेंडेंट हो गए। मैं बाबा की खूब सेवा करूंगी। बाबा, मैं बाबा को बोला था कि राजयोगा सेंटर जाने तक आपको, आप मेरे को इतना ही, बाबा मुझे इतना ही सेवा देते हैं ड्राइविंग का आज भी। हाँ, एयरपोर्ट लेकर जाना आना ये सब मैं कर सकती हूँ, और बाबा मुझे ड्राइविंग सिखाया। ड्राइविंग सिखाने के बाद मैं दूसरे भाई जो दूसरे जगह पर आकर सेवा करते हैं दुबई में, तो एक फैक्ट्री है ड्राई डॉक्स, जो शिप होती है, शिप में जो भी मैकेनिकल आइटम है वो करना, वहां सेवा करते हैं। वो लोग भी सेवा पर आते हैं, वो सेंटर पर सेवा पर आए थे, उनको छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए जाना था। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी उनको छोड़ने के लिए। फिर मैं गई, फिर जाके छोड़ते समय मुझे पता नहीं चला कि ये रेड सिग्नल इन लोगों के लिए है, मेरे लिए कंफ्यूजन हो गई। तो फिर मैं राइट टर्न लिया, फ्री राइट था। फिर राइट टर्न के लिए मैं स्टॉप कर दिया था, पीछे से एक गाड़ी आया, वो तो लोकल का था। फिर बहुत शाउट किया मेरे ऊपर, बहुत चिल्लाया। तो ऐसे बीच रास्ते में आपने स्टॉप कर दिया। वहां पर गाड़ी ऐसे है, एक ही स्पीड में जाना है, स्लो भी नहीं करना है और फास्ट भी नहीं चलाना है, तो स्लो तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसा था, पीछे वालों को डिस्टर्ब होती है, यूजुअली कोई हॉर्न नहीं बजाते यहाँ पर। फिर पीछे वाले ने मुझे बोला कि आपने
मैंने सोचा वो इतना चिल्लाया ना, मैंने सोचा मैंने एक्सीडेंट कर लिया कुछ। तो मैंने खूब बाबा को याद किया, बाबा कुछ भी करो, क्या है, मेरा मिस्टेक है तो माफ कर देना। मैं ऐसे डोर से बाहर निकली, इतना डांट रहा था, इतना शौक के मैंने डोर से बाहर निकली और फिर उनको एक दृष्टि दिया, एकदम साइलेंट, एक शब्द भी बोला नहीं है। उसके पहले खूब चिल्लाया मेरे ऊपर, वो देखा नहीं था, सीधा ऊपर से नीचे देखा और बोला कि where you have come from। मैंने कहा we having meditation center, Raj Yoga meditation, we'll teach Raj Yoga meditation, where it is, in Karama। So you are from there? Yes। शांत, एकदम शांत, कुछ बोला नहीं है, कुछ भी बोला नहीं। फिर बोला कुछ, आपको ना, मेरे को डराने के लिए, आपको ना मैंने आपका नंबर नोट किया है, फिर आपको मैं कंप्लेंट करूंगा बोला, लेकिन इतना हिम्मत नहीं है, उनको पूरा सेंटेंसेस भी नहीं बोला। आई विल गिव, ऐसे ऐसे करके बोला। मैंने चला के गई, कोई कंप्लेंट नहीं है, वो मेरे को डरा रहे थे बस ऐसे। लेकिन मैंने बाबा को बोल दिया, जो करना है आपको कराओ, मेरा मिस्टेक है तो भले उसका मिस्टेक के लिए मुझे पनिशमेंट भी दो, लेकिन वो जो भी है, आपका नाम वैसे भाला होना चाहिए, बदनाम नहीं होना है, आप ऐसे से देख लो। ऐसे करके मैंने ड्राइविंग भी सीखा और कुछ कुछ परीक्षाएं आई। और जो पुराने घर में थे तो कोई भी सेंटर पर नहीं थे उस समय, मैं और रुक्मिणी बहन थे जो अभी बहरीन में रहती है, और हम दोनों रहते थे तब इंस्पेक्शन के लिए। तो लोकल्स आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, यहाँ पर कौन रहते हैं, बैचलर्स रहते हैं, ये सब पूछते हैं। तो फिर मैंने उत्तर दिया था, क्योंकि वो मैं इंग्लिश में उत्तर दिया, उन्होंने बताया ठीक है। उस समय मैं इतना नई नहीं थी। फिर दूसरे सेंटर सतवा विला में हम शिफ्ट किए थे, उस समय भी हमको बोला था कि ऐसे ऐसे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तभी देखा तो तभी कोई नहीं है, ना ज्योतिका बहन है, ना दीदी है, ना बड़े भाई है राजशेखर भाई, कोई नहीं थे। फिर हम ही बहने थे। तो एक विजिटिंग वीसा पर एक बहन आई थी, वो बहन थे। तो फिर इंस्पेक्शन के लिए आए, क्योंकि सामने से ही रशियन काउंसलेट का घर था, तो सामने ही एक पुलिस का 2 गाड़ी खड़ा हो गया और वो बेल बजाया। फिर हम आए, तो फिर पहले वो बहन आई, वो पूछताछ किया, फिर मैं गई। शी इज हैविंग विजिटिंग वीसा, so she doesn't know anything, but I can answer। So उन्होंने पूछा what is happening here? It's temple? मैंने कहा no। So what is happening? See, we having a very big family. Every day there will be a guest in our home, so that's why there will be coming and going, you know। So I want to check करके बोला पहले, या please, you are most welcome करके बोला। जैसे ही बोलते ही उन्होंने कहा नो, आई डोंट वांट टू कम। मैंने कहा आपको आना है तो आ जाओ, हमारे पास तो कुछ नहीं है मंदिर वंदिर। तो फिर खुद बोलता है मैं नहीं आता हूँ। मैंने कहा जो बुलवाना है बुलवाओ, उस आत्मा को अगर आपके साक्षात्कार कराना है तो करा दो, जो भी बोलना है। बाबा बुलवाया कि फिर मैंने उनको बोला कि अगर आना है तो आ जाओ, और मैं जो भी उत्तर दिया उनको, खूब वहाँ उस समय मेहमान आते थे ना देखने के लिए सेंटर, फिर रहते थे तो वो देखता था, ये खूब लोग आते थे, क्या चल रहा है, मैं भी टेम्पल वगैरह बना के रखा होगा, ऐसे सोचा होगा। फिर मैंने कहा कि आप देख लो, तो खुद मना कर दिया, खुद चला गया, खुद पुलिस इंस्पेक्टर सब आए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। उस समय भी मैं अकेले थे, मैं 2-3 बहनें थे, और उस समय पहले, उसके पहले आए थे तभी हम 2 ही बहनें थे। फिर ऐसे हर टाइम बाबा मुझे रक्षक बनकर एकदम प्रोटेक्ट करके बैठ जाते। ये बहुत भारी अनुभव हुआ है।
और मैं अजमान में रहती थी, वहां पर भी लोकल्स आते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। ऐसे बाबा बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हर टाइम करते हैं, ऐसा नहीं कभी कभी करते हैं। बाबा हमेशा साथ रहकर मेरी हर 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 टाइम। और मेरे को बहुत ही खींच है मधुबन में रहना, मधुबन की सेवा करना। फिर वो तो पहले से शीलू बहन के ऑफिस में सेवा करते थे, इसलिए मधुबन का बहुत खींच है। तो मैं मधुबन हर साल जाना चाहती थी, और जब से मैं सेवा पर जाती हूँ तब से लेकर अब तक मैं 1 साल भी मिस नहीं किया बाबा से मिलन मनाने का। खूब मैं 18 जनवरी के टाइम पर खूब पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हैं। और जब मैं सेवा पर रुकी थी शीलू बहन के पास, एक बार मौका मिला 18 जनवरी में, हम बहुत शशि बहन के ऑफिस में भी सेवादारी आते थे, वो हम सभी मिलके 2:30 बजे उठ के पुरुषार्थ करने का। उस समय ठंडी के मौसम रहती है, खूब ठंड रहती है मधुबन में। लेकिन मैं बाबा को बोला कुछ भी रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए, बाबा के कमरे में फर्स्ट व्यक्ति मैं होना चाहिए कि मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूं, ये लक्ष्य रखा था। फिर 2 बजे उठते थे, फिर नहा धो के तैयार होके चाय पी के फिर बाबा के कमरे में पहले गुड मॉर्निंग बोल के फिर खूब पुरुषार्थ करते थे। बहुत लगन था बाबा के प्रति, जिगरी प्यार तो था ही था। मैंने कहा बाबा भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं है, जितना भी मुझे इस मौके पर मुझे योग करना है, पुरुषार्थ करना है, खूब कराओ, और जो भी करना है पूरा समर्पित बुद्धि होकर। बाबा मुझे इतना लिफ्ट दिया, वो लिफ्ट अभी भी वो टाइम नहीं है कि हमको बैठ के इतना पुरुषार्थ करे, 2:30 बजे उठे, नहीं। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन हुआ, जब कोई स्टूडेंट्स आना सब बंद हो गया, हम सोचा भी नहीं था। मार्च महीने में 19 को फुल लॉकडाउन हुआ। उस समय हमारे पास बहुत मेहमान थे, उनको सबको टिकट बेच के भगाना पड़ा। उस लॉकडाउन में मैंने कहा बाबा को, बाबा पूरा पुरुषार्थ फुल फायदा लेना है, यही मौका है, बाद में नहीं मिलेगा। फिर तब मैंने फिर से पुरुषार्थ किया, 2:30 बजे उठ के बाबा को बहुत योग करके फिर शक्ति बनने की, कुछ अलग से हट से करने का बहुत एक क्रेज है मुझे। एक्चुअली क्रेज ही बोल सकते हैं, बाबा के प्यार में क्रेज हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि बाबा से पूरा मैंने वो पुरुषार्थ किया लॉकडाउन में। और फिर इस 2019 में मुझे दीदी ने दोहा भेजा, कतार में सेवा के लिए भेजा। वहां पर 2-2 महीने एक बहन को भेजते थे। मतलब फर्स्ट में ही गई हूँ ऐसे देखा जाएगा तो, क्योंकि वहां के जो युगल चलाते थे सेंटर, फिर उनका जॉब से निकल गए, जॉब चला गया ऐसे कुछ था, फिर वो निकल गए फैमिली, फिर और कोई नहीं थे सेंटर पे। फिर दीदी गए, राखी का प्रोग्राम था, मैं दीदी के साथ गई, तो फिर मैं रह गई और पूरा सेंटर नक्शा ही बदल दिया दीदी का। दीदी का ये है विशेषता, हर जगह पर जाएंगे तो पूरा क्लीन सफाई, बस मस्त बाबा की घर बना देते, जंगल को मंगल बना देते हैं। ऐसे दीदी का बहुत ही, बाबा का एक पाई टू पाई पैसे का हिसाब, दीदी का बहुत इकोनॉमी का पार्ट, ये सभी हमारे बहनों के अंदर भी बाबा ने कुट कुट के भर दिया भी। ऐसे है, कोई वस्तु वेस्ट नहीं जाएगा बाबा के घर में, ऐसे ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पालना देते हैं हमको भी। फिर दीदी मुझे दोहा भेजा 2 महीने के लिए। मैं कभी अकेले नहीं रही सेंटर पर, लेकिन बाबा मुझे अकेला रहा और बाबा की सेवा किया। वहां पर भी दोहा मेडिटेशन स्पेस के नाम से इंडियन काउंसिलेट के साथ रजिस्टर्ड है। तो वहां पर मैं रोज 2 ही आत्माएं आते हैं मुरली क्लास के लिए, क्योंकि नया शुरुआत किया था, मुरली सवेरे चलते ही नहीं थे। लेकिन दीदी आकर बोला सभी स्टूडेंट्स को, फिर सभी 2-3 जन आने लगे। फिर मैंने कहा बाबा मेरे सामने 2-3 जन नहीं है, मैं रोज विजुअलाइज करती थी, मैं ओम शांति भवन में जाके मुरली सुना। मैंने बाबा को बोलती थी, बाबा मैं ओम शांति भवन में बैठी हूँ, मेरे सामने सभी आत्माएं हैं और इतनी खूब है
तो मुझे ऐसे ही विजुअलाइज करके मैं उस समय मेरा पुरुषार्थ चला। फिर तभी वहां पर टॉक रखा था ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग का, एक इंडियन काउंसलेट के साथ, फिर दोहा मेडिटेशन स्पेस में तो टॉक रखा। फिर बोला कि आपको टॉक देना है। मैंने कहा क्या प्रिपेयर हूँ, तो मैं आधा घंटा खूब योग कर दिया, आधा घंटा 1 घंटा प्रोग्राम के पहले, बस बाबा के सामने बैठ के जो बोला जो किया वो बाबा कराए। हाँ जी, प्रेजेंटेशन तैयार रखे थे, फिर मैं स्टेज पर खड़ी हूँ इतना ही पता है, जो बुलवाना था बाबा बुलवा, जो विशेषता भरना था बाबा ने भरा, और इतने सारे फुल हॉल भर गया था। 60 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, फुल हॉल है, सीट नहीं है। तो सभी ने फोन किया, सिस्टर हम आ सकते हैं। वो बीकेस को मना ही किया था, पहले बीकेस नहीं आवे, पहले वो लोग आवे जो आत्माएं उनका ज्ञान सुनना है। तो फिर अदर नेशनलिटीज के भी थे, कतारीज थे, सब आए थे। सो उस समय मेरा एक बाबा का अचीवमेंट ही कहो, बाबा का नाम बाला करने के लिए बाबा किस किस रूप से किसको भेजते हैं वो भी हमको पता नहीं है। करण करावनहार बाबा है, ऐसे बाबा की सेवा खूब चली। फिर दो मास में रुकी वहां पर। बाबा मुझे इतनी बिजी रखा, वो बिजी का वरदान अभी भी है, वो वरदान तो ऐसे बन गया, हर जगह पर जाते बाबा मुझे बिजी रखते। तो मैं वहां पर रोज एक नए नहीं है, वहां पर एयर होस्टेस बहुत रहते हैं कतार एयरवेज का, तो बहने आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए। तो जैसे उनको नंबर पता चल जाता था तो वो फोन करते थे, हमको मेडिटेशन सीखना है, आते थे। फिर उनको कोर्स कराना, सवेरे शाम कोर्स। जितने दिन रहे उतने दिन खाना बनाओ, बाबा को भोग लगाओ। फिर माताओं का क्लास 11 बजे होता था, फिर उनको मुरली सुनाओ, अव्यक्त मुरली। फिर उसके बाद कोर्स, फिर दोपहर को एक कोर्स, फिर शाम को एक कोर्स, फिर उसके बाद मेडिटेशन 1 घंटा। ऐसे प्रोग्राम बनाए थे, बाबा खूब एंजॉय कराया। फिर खूब जैसे हम नया करते हैं, बाबा की लिफ्ट बहुत मिलती है। जब नए सेंटर पर आई बाबा की लिफ्ट मिला। मैं जब अकेले दोहा गई थी तभी बाबा के लिफ्ट मिला। ऐसे अपना काम ना निर्विघ्न से करा देते हैं। मैंने कहा बाबा आप बहुत सेल्फिश हो, आपके खुद का काम ना अच्छे से कराते हो। ऐसे समर्पित बुद्धि रूप से बाबा को जब सब कुछ सरेंडर कर देंगे ना, बाबा हमको बहुत मदद करते रहेंगे। जी अभी जी नया पुरुषार्थ एनलाइटन किड्स होती है, उसमें मैं इन्वॉल्व होती हूँ। और वर्चू कैफे इतना मैं इन्वॉल्व नहीं होती थी पहले, अभी टाइम नहीं मिलता है। और सीखने का बहुत शौक है, अभी भी कुछ भी नया सीखना है मैं इंटरेस्ट देती हूँ, सीखने की प्रयास करती हूँ। जी, बहुत बाबा बहुत मेरे अंदर विशेषता भरे ऐसे। और Thank you. दादी जान की 3-4 बारी आए, 3-4 बारी दादी जान के आए थे। उसका छोटा सा अनुभव है, वो बाद में भी शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट में दादी जान की यहाँ से गए, फिर मुझे 3 दिन 2 दिन पूरा टाइम में दादी का सेवा किया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैंने कहा मेरे जीवन का मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ये वही लास्ट रहा कि। और 2019 में मुझे मौका मिला कि बाबा दीदी को बोला, दीदी मुझे गुलजार दादी को देखने के लिए जाना है। मैं IPIP रिट्रीट जो विदेश से चलते हैं, वो IPIP रिट्रीट के लिए गेस्ट को लेकर जाती थी। 2 साल ऐसे किया। पूरा अरब्स गेस्ट थे, 5 लोग कोटा है हमारे पास। तो फिर मैं 2 साल भी मैं अरब्स गेस्ट को लेकर गई, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो फिर बाबा ऐसे कराते थे, उनको खूब इंटरेस्ट दिलाते थे। फिर मैं उनको टाइम टेबल देती थी, एक क्लास भी आपको मिस नहीं करना है, और ज्ञान सरोवर में रखा था। फिर उसके बाद मैंने दीदी को बोला कि मैं बॉम्बे जाके 2 दिन जाऊंगी, गुलजार दादी से मिलके जाऊंगी। फिर दीदी ने मौका दिया और फिर मैं गुलजार दादी से, वो भी इंट्यूशन बाबा का ही है, मुझे जाना ही है कैसे भी करके। दीदी मना कभी नहीं किया, दीदी ने कहा हाँ जाओ।
तो फिर मैं गई, फिर दादी की दृष्टि लिया, दादी की ब्लेसिंग और वरदान लिया, टोली भी दिया दादी ने, वही लास्ट है। फिर मैं दादी के अंतिम संस्कार के टाइम पर दीदी ने बोला, वो तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले की बात है। फिर मैंने संकल्प किया मैं इस साल तो बाबा से मतलब मधुबन गई नहीं है। रोज बाबा को बोलती थी, शिकायत करती थी, बाबा इस साल मैं मधुबन नहीं गई कोरोना के कारण, ऐसा नहीं करो, मुझे कैसे भी करके मधुबन में भेज दो। फिर दादी गुलजार के टाइम पर मुझे लॉटरी मिला, दीदी हम सभी साथ में गए थे गुलजार दादी के निमित्त अंतिम संस्कार के लिए, और दादी का विदाई भी देख के आए, अंतिम संस्कार में थे गुलजार दादी के। और ये भी यहाँ परिवर्तन की घड़ी है, हमेशा मेरा परिवर्तन की लक्ष्य रखती हूँ। मेरे को जो भी बाबा सेवा कराए, मेरा संस्कार को परिवर्तन करना ही है। ऐसे कोई छोटे मोटे संस्कार भी है, मुझे नहीं पता है, वो बाबा आप उस संस्कार को भी जो टक्कर आ रहे हैं उससे, उसको भी मेरी वीकनेस समझकर उसके लिए भी पुरुषार्थ की जा रही है। और बहुत सारे वही वरदान, फर्स्ट टाइम मैं बाबा से मिलने के लिए गई थी ना, स्नेह का रिटर्न, स्वयं को परिवर्तन करना, वो वरदान मेरे को वरदान बन गया। हमेशा मैं लक्ष्य रखती हूँ, मुझे परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है, और कुछ नहीं। और हेमा बहन भी हर साल आती है, ऑलमोस्ट हर साल आती है, सैन फ्रांसिस्को के हेमा बहन हमेशा एक एक टिप्स देकर जाती है, मुझे बहुत काम आती है। अब कुछ भी बोलो नहीं, बोलो नहीं, चुप रहो, चुप रहो। तो ऐसे ऐसे बोल के गए थे, फिर मैं वो अभ्यास करते गए, बहुत अच्छा रहा कि जो भी बोलते हैं, मेरा गलती हो या नहीं गलती हो, तो मैं हमेशा कुछ बोलती नहीं हूँ। नहीं बोलती हूँ ना, वो सबसे बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा कि मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ। मेरा गलती नहीं होते है तो भी नहीं बोलूंगी, गलती होंगे तो भी नहीं बोलूंगी, लेकिन चुप रहने का सिखाया बाबा ने भी। बहुत ये अलग अलग कोई कोई कुछ टिप्स देते हैं, वो बहुत काम आ जाती है पुरुषार्थ में। यही लक्ष्य है मेरे को, परिवर्तन होना है बस। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। आज तो आपने हमको चुप कर दिया, इतना बोलते रहे हो। सॉरी, मेरा पूरा कवर करने का लक्ष्य था, मैंने कहा कि एक अच्छा कर दिया, बाबा ने चुप कर दिया था, आपने नहीं, बाबा ने चुप कर दिया। बहुत मजा आ रहा था सबको, एक भी हिला नहीं है। टाइम ओवर हो गया, आधा घंटा हो गया, तो भी कोई बोले नहीं। बहुत खुश हुए क्योंकि आप बहुत प्यार से बाबा की समर्पित बुद्धि से बोल रही थी ना। बाबा ने करा दिया, ये भी हमको बाबा ने चुप करा दिया। सही बात है। मिनेश भाई भी सोच रहे थे कैसे कहूँ बच्ची को, कैसे कहूँ कि अभी टाइम हो गया है। नहीं सॉरी, मैंने देखा टाइम हो गया, मैं यहाँ पर क्लॉक भी रखा है, हाँ, ताकि मेरा ध्यान जाए। कमाल कर दिया, आपको सुनने में सबको बहुत मजा आ गया। देखो सभी आप सभी को में हंस रहे हैं, देखो खुश है। ऐसे अभी छोटी बच्ची लगती हो, बड़े सेंटर भले चलाती हो, लेकिन हो तो इसीलिए बहुत बहुत इसी आत्मा में बाबा को विशेषता। मिनेश भाई मुझे बोलेगा कि तुम भी बोलना बंद करो, अब टाइम हो गए। सॉरी, मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया। निश्चय और नशे का बैलेंस देखना हो, भरपूरता देखनी हो, तो देखिए हमारी स्मिता बहन के पास, और भगवान को यूज करने की विधि। भगवान ने स्मिता बहन को बांध के रखा है, या स्मिता बहन ने भगवान को, ये एक पहेली है। लेकिन जहां भी आवे, सबसे अच्छी बात, ऑब्जर्व करने की बात यह है कि कैसे किसी भी प्रकार की बात है वो भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। कोई भी वो समस्या हम हमारे ऊपर क्यों लेवे, कोई भी बात, और भगवान से हक के आधार से, भीख नहीं, हम भगत नहीं है, बच्चे है, और बच्चे का हक बनता है, तो भगवान के ऊपर हक कैसे जताया जाता है। और जो आत्माएं संगम युग में भगवान पर अपना हक प्रस्थापित कर देती है,
उन आत्माओं को द्वापर युग में भी महसूसता होती है कि भगवान उनकी बात को सुन रहा है। तो ये हक हमारी मीठी प्यारी बहन ने प्रस्थापित संगम युग में किया है, इसकी आपको बहुत 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 बधाई है। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठेंगे। गैलरी में देख लो, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं आपको। और भाई और बहनों थैंक यू, को भी। थैंक यू, और थैंक्स। आधा घंटा ज्यादा भी हुआ, लेकिन फिर भी भाई बहन सब खुशी से सुन रहे हैं। ये भी किसी के भी के प्रति का रिगार्ड है। और आई एम सॉरी, एक्चुअली सॉरी उसके लिए है कि मैं कोई ज्यादा बात टाइम नहीं। ले लिया। नहीं कोई बात नहीं। वाले भी अच्छा बोल है। देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर सविता बहन भी जुड़े हैं और सुधा बहन भी जुड़े हैं। मैंने लिंक भेजा था उन दोनों को, तीनों अच्छा को। ओके, चलिए। मन में बसा है बाबा में